हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, और मोशन में हम लोगों ने जो है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर लिया था अब तक जो है। और इसके बाद से सेकंड लॉ में ही हम लोग जो है मोमेंटम, सेकंड लॉ से पहले मोमेंटम के बारे में भी इंट्रोड्यूस हुए थे। मोमेंटम का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इम्पल्स की बात करें, कभी आपने वॉच किया होगा कि जब कोई क्रिकेटर है, ठीक है, जब कैच करता है यानी किसी बॉल को जब वो कैच करता है तो उस अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर के जाता है, ठीक है। तो आपने शायद ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब भी कभी आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप खेलते ही होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब कोई बॉल आप कैच करते हैं तो कैच करने के बाद यानी कि कैच करते ही तुरंत अपने हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं। इसका क्या पर्पज़ होता है? उसका रीज़न है, अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए क्यों भैया, क्योंकि इसलिए कि चोट कम लगे, ठीक है। सिंपली इसका एक ही रीज़न है कि चोट कम लगे, ठीक है, चोट बहुत ज़्यादा फील ना हो, ठीक है। तो वही चीज़, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स एक तरह से क्या होता है कि जब एवरेज फोर्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लग रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। और जो फोर्स लग रहा है उस टाइम उस फोर्स को हम बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। यानी कि फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इम्पल्स की, तो इम्पल्स कैसी क्वांटिटी है? अगर हम इम्पल्स की डेफिनेशन, एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल कैसी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसके फार्मूला की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होगा? एफ डेल्टा टी वेरी शॉर्ट इंटरवल इज इक्वल टू इम्पल्स। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इम्प्लाइज एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इम्प्लाइज इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस टाइम को इंक्रीज करेंगे, टाइम इंक्रीज करेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम को इंक्रीज करेंगे तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमको फोर्स कम लगेगा, यानी कि हमारे हाथ पे चोट कम लगेगी, ठीक है। तो कम चोट का एहसास होगा। क्लियर? अच्छा, इसकी बात से अगर हम बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट सिंपल सा फंडा है, क्या जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अगर एग्जांपल डेली लाइफ में देखेंगे, ठीक है, तो क्या क्या है एग्जांपल? सबसे पहले कि एक क्रिकेटर या क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग द बॉल, यानी कि जब बॉल को कैच करता है तो पीछे की तरफ यानी अपने हाथ को लेके जाता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल वही है, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये एग्जांपल भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, कराटे प्लेयर जो होते हैं, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अ पाइल ऑफ टाइल्स सिंगल ब्लो ऑफ हैंड से ब्रेक करते हैं। क्या क्या होता है कि अगर आपने कराटे एक्सपर्ट्स को देखा होगा तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे टाइल्स रखे हुए हैं और उसके बाद से इस पर उन्होंने एक सिंगल हाथ ऐसे मारा और उसके बाद से ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्या करते हैं वो एक्चुअल में? उनकी प्रैक्टिस इस बात के लिए होती है कि जो टाइम है, फोर्स बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इस पर लगाते हैं। तो जिससे क्या होगा कि जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इस पर जैसे ही एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा, मतलब इम्पल्स ज़्यादा होगा, मोमेंटम में चेंज ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ के वो क्या जाएंगे? मूव कर जाएंगे। मूव करने का मतलब ये इजीली ब्रेक हो जाता है,
ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा कि उसमें शॉकर्स लगाए जाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर जिसको हम बोलते हैं शॉकर्स, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि अचानक से कोई जर्किंग होती है, ठीक है, जैसे मान लिया आप कोई व्हीकल है, बाइक से ही आप जा रहे हो, अचानक से बीच में गड्ढा आ जाए, ठीक है, बाइक आपकी गड्ढे के अंदर अचानक से जाएगी, ठीक है, तो जाने के बाद से क्या होगा कि बहुत तेज़ी से उसके मोमेंटम में चेंज होगा और उसके बाद से आपको जर्क करेगा, यानी आपके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जर्किंग ज़्यादा होगी, हो सकता है आप गिर भी जाए। तो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि शॉकर्स जो होते हैं व्हीकल्स में, वो क्या करते हैं, यानी कि जनरली रबर्स के होते हैं, तो जैसे ही वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कोई जर्क आता है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उस टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं, आपकी बॉडी तक पहुँचते पहुँचते टाइम को इंक्रीज़ कर देते हैं। तब तक उस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी उस फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है। क्लियर? इसके बाद से आपके इस पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं, मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5, ये सारे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स को आपको कॉपी में करना है, ठीक है। सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा एज इट इज़ नहीं है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। जब रिवीजन क्लासेस हम लोग इसकी करेंगे तो रिवीजन क्लासेस में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे इनको करना है, लेकिन इनको आपको एटलीस्ट एक बार पहले सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, एक बार खुद से आपको करना है, अटेम्प्ट करना है। इसके बाद से प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ का प्रूफ आपको करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, यानी कि सेकेंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसके प्रूफ में सबसे अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ का सेकेंड लॉ से कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो ये सेकेंड लॉ आपका ये है, यानी कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू ये, यानी कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, यानी F इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एम वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होने के लिए ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, t इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट, मतलब 0 हो नहीं सकती हैं। तो क्या हो सकता है, दिस इम्प्लाइज v माइनस यू इक्वल टू 0 एंड सो v इज इक्वल टू यू, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में होगी। मतलब इनिशियली अगर वो रेस्ट में है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो बाद में भी उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, ठीक है। इनिशियली उसके पास कोई वेलोसिटी है तो बाद में भी वही वेलोसिटी उसके पास रहेगी, मतलब कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं उस पर अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट करके चाहे तो आप लिख सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द फोर्स, यानी कि फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स एंड सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, यानी कि सेकेंड लॉ जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फोर्स का बताता है और फर्स्ट लॉ जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस फोर्स का बताता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए देखते हैं। न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन
there is an equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction, यानी कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि सीधे सीधे जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर ऑन टू different object, so they do not cancel each other, do not cancel each other, and hence cause acceleration in both the bodies, दोनों बॉडीज में एक्सीलरेशन कॉज करता है। मतलब कि भाई बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं कि किसी एक ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा करके नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी कि बैलेंस हो जाता है, यानी कि उसके वजह से बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है, बॉडी मोशन नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्शन, जैसे आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही आपने स्ट्रक किया तो आपने फोर्स लगाया अगले के चिक्स पे, और उसके बाद से उसकी बॉडी ने जो है इसके ऊपर भी उतना ही एक्शन लगाया। क्योंकि ये क्या है, करेक्टली हार्ड है और ये सॉफ्ट है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम में चेंज हुआ, ठीक है। ये मोमेंटम में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इम्पल्स यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा फील होगा, मतलब चोट ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्ड है, इसलिए उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है, ठीक है। ये स्किन जो है आपकी ज़्यादा मोटी होती है, इस वजह से आपको चोट का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जितना चोट आप उसको लगती है, जितनी तेज़ी से फोर्स इस पर लगता है, उतना ही फोर्स ये भी इस वाले पर भी अप्लाई करता है। तो रिएक्शन देयर इज, तो जो फोर्सेस हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक तो एक्शन इस पर हुआ, इस पर, और रिएक्शन इस पर हुआ, तो दोनों एक दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे। अगर दोनों एक ही बॉडी पे होता, जैसे मान लीजिए कि इधर से हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और अंदर से भी जो है सेम इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होता, तो क्या होता, वो अपनी पोजीशन पे होता, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई स्ट्रेचिंग नहीं होती स्किन पे, तो हमको चोट का एहसास नहीं होता। क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। तो वॉकिंग के लिए, वॉक करने के लिए आप यूज़ करते हो। कैसे वॉकिंग के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ये क्या होता है, अगर इसको आगे बढ़ना है तो वो क्या करेगा, अर्थ को पुश करेगा, अर्थ को क्या करेगा, पुश करेगा इधर की तरफ, और उसके बाद से अर्थ जो है इसको रिएक्शन देगी, ठीक है। अर्थ को पुश करेगा, लेकिन पुश तो नहीं कर पाएगा क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ क्या देगी, इसको रिएक्शन, चूंकि इसका मास जो है अर्थ के कंपेरिजन में क्या है, स्मॉल है, ठीक है। और स्मॉल होने से क्या होता है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन, यानी कि वो पर्सन वॉक कर पाता है, ठीक है। यानी कि वॉकिंग के लिए जो है हमें क्या चाहिए, कौन सा क्या चीज़ चाहिए होगा, यानी कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस वॉकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि थर्ड लॉ यहाँ पे यूज होता है। दूसरा, रो ऑफ अ बोट, बोट को रो करते हुए अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो जो उसका पतवार होता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि पीछे की तरफ वाटर को पुश किया जाता है। तो वाटर को जैसे पीछे की तरफ आप पुश करोगे तो वाटर क्या करेगा, आपको आगे की तरफ पुश करेगा। तो इस तरह से बोट जो है रो करती है, मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका एप्लीकेशन है, बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन वी डीबोर्ड इट। जैसे कि आप किनारे की तरफ आते हो, घाट पे आते हो, और बोट से अलग, मतलब जैसे आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि जैसे आप बाहर जंप करते हो तो आप बोट को पुश करते हो, यानी कि बोट जो है क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है, फिर आपको आगे की तरफ रिएक्शन दे करके आप आगे की तरफ जंप कर जाते हो, ठीक है। तो डीबोर्ड के टाइम में बोट जो है पीछे की तरफ मूव कर जाती है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका गन रिकॉइल्स व्हेन बुलेट इज फायर्ड,
यानी कि जैसे बुलेट आपको फायर होता है तो गन क्या होती है, रिकॉयल होती है, मतलब पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा बेटा अब हम लोग जो है कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसका एक एप्लीकेशन भी है जो थर्ड लॉ पे ही बेस्ड है, यानी कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो भी हमने देखा। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन के लिए स्पीड वगैरह फाइंड करनी होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।